मधुर नाम का एक लड़का था जो आज बहुत खुश था। वो स्कूल से उचकता कूदता घर वापस जा रहा था। साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। भैया, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है? बहना, आज मुझे स्कूल में पूरे नंबर मिले हैं, पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा। देखना, आज माँ बहुत खुश होगी। दोनों भाई बहन घर पहुंचते हैं, लेकिन आज उनके घर पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। पड़ोस की सरला आती है और बच्चों को गले से लगा लेती है। हाय बेचारे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। ऊपर वाला कितना निर्दय है। हाय राम। क्या ये अनाथ क्या होता है सरला काकी? अरे बेटी, तेरी माँ मर गई है। चूल्हे में खाना बना रही थी और अचानक से आग ने उसकी साड़ी पकड़ ली। बेचारी जल कर राख हो गई है। छोटे छोटे बच्चों पर ये बात किसी दुख के पहाड़ की तरह टूट पड़ी। दोनों रोते हुए अपनी माँ के मृत शरीर के पास जाकर बैठ गए और माँ को पकड़कर रोने लगे। अड़ोसी पड़ोसी आपस में बात करने लगे। क्या बताएं भाई, पहले ही इनका बाप नहीं था। कैसे तो बेचारी गरीब इन्हें अकेले पाल रही थी, और अब तो वो भी दुनिया से चली गई। अब न जाने इनका क्या होगा। क्या होगा भाई, दोनों बच्चे मजदूरी करेंगे और अपना पेट भरेंगे, और क्या। लोग थोड़ी देर खड़े होकर बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद मधुर सवेरे गीता को उठाकर कहता है, उठ जा गीता और स्कूल जा। भैया, और तुम नहीं चलोगे क्या? नहीं गीता, मैं आज से मजदूरी करने जाऊंगा। अब मुझे ही तो तेरा ध्यान रखना है ना। क्या? मगर मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो पढ़ने में। या तो तुम भी मेरे साथ चलो, या फिर मैं भी मजदूरी करूंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी। गीता की बात सुनकर मधुर को गुस्सा आता है और वो उसे डांट कर कहता है, आइंदा कभी ऐसी बात मत करना। तू कभी मजदूरी नहीं करेगी। माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुझे पढ़ाऊंगा और बहुत आगे बढ़ाऊंगा। बदले में सारी मेहनत मैं करूंगा, समझी? गीता अपने भाई को पकड़कर रोने लगती है और उसी दिन से मधुर घर की ओर गीता की सारी जिम्मेदारी उठा लेता है। 10 साल बीत जाते हैं। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। भाई, अब तो मेरा स्कूल खत्म हो गया है। अब मुझे किसी कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ेगा ना। तुमने दूसरों के खेत में मजदूरी करके यहाँ तक पढ़ा दिया है, मगर अब आगे क्या करोगे? तू फिक्र क्यों करती है गीता, मैं हूँ ना, ये सब मैं देख लूंगा। तू इतनी चिंता मत किया कर। चल साथ में खाना खाते हैं। मधुर गीता को समझा तो देता है, लेकिन मन ही मन उसे भी बहुत चिंता थी। अगले दिन वो खेतों में काम कर रहा था। वहाँ उसका दोस्त गोपाल आता है। भाई मधुर, तूने सुना क्या? सेठ अपने नए गोदाम के लिए मजदूर ढूंढ रहा है। दिहाड़ी भी अच्छी है, रोज की मजदूरी से दुगनी मिलेगी। ये खबर सुनकर तो मधुर बहुत खुश हो जाता है और चहकते हुए कहता है, सच? अगर ऐसा है तो मुझे वहाँ जरूर काम मिलना चाहिए। मिल जाएगा भाई। बस मैं ये सोच रहा था कि तू वैसे भी इतना काम करता है, तो अब ये और काम कर पाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है गोपाल, मेरी बहन को पढ़ाना है, उसकी अच्छी शादी करनी है, बस यही काफी है। हमारी माँ नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कभी भी माँ की कमी महसूस हो। ठीक है दोस्त, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सेठ के गोदाम में काम शुरू हुए। मधुर को कुछ ही दिन हुए थे और सेठ सच में बहुत सख्त आदमी था। वो ना किसी की मजबूरी समझता था और ना ही किसी के दुख से उसे कोई मतलब होता। सुबह समय से ना आओ तो गालियाँ, जरा सा भी काम इधर कम ज्यादा हुआ तो दिहाड़ी काट लेता। लेकिन मधुर रोज समय से पहले पहुँचता, चुपचाप काम करता, शाम को पैसे लेकर सीधा घर आ जाता। गीता, ये जो नया काम मिला है ना, इसकी वजह से अब हमारे घर के हालात ठीक हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से मन लगा कर पढ़ो, ताकि तुम्हें मेरी तरह मजदूरी ना करनी पड़े। हाँ भैया, मैं बहुत मेहनत करूँगी और आपका नाम रोशन भी करूँगी। गीता ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। वो सुबह जाती और शाम को मधुर के साथ ही लौटती थी। वो रोज सेठ के घर के बाहर इंतजार करती थी। इतनी देर हो गई है, भैया अभी तक बाहर नहीं आए हैं। क्या क्या मैं अंदर जाऊं? हाँ, अंदर जाकर भैया को ढूंढती हूँ।
वरना अंधेरा हो जाएगा। गीता अंदर चली जाती है और अचानक से सेठ से टकरा जाती है। अरे कौन हो तुम और अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो? जी माफ कीजिएगा, मैं अपने भाई को ढूंढती हूँ, यहाँ तक आ गई ही। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? जी मधुर। अच्छा ठीक है, अंदर आओ, सामने ही मिल जाएगा वो तुम्हें। बेचारी गीता डरी सहमी अंदर जाती है। सेठ के घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो हमेशा खटिया पर बैठी रहती थी और आने जाने वाले लोगों को देखती रहती, लेकिन किसी को उससे बात करते नहीं देखा जाता था। अरे अम्मा, मेरा भाई यहाँ काम करता है, तुमने उसे देखा है क्या? एक लड़का आता तो है, शक्ल बिल्कुल तेरे जैसी है, जरूर वो तेरा भाई होगा, जा उस तरफ मिलेगा वो। ठीक है अम्मा, धन्यवाद। गीता ढूंढते ढूंढते मधुर के पास पहुंच जाती है। अरे गीता, तू अंदर क्यों आई? तुझे पता तो है सेठ कितना गुस्से वाला है, अभी भड़क कर कुछ कह देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे भैया, सेठ ने मुझे देखा और कुछ नहीं कहा। अरे वो छोड़ो, ये बूढ़ी अम्मा कौन है? अरे वो तो सेठ जी की माँ है। न सेठ उसके पास बैठता है और न ही कोई नौकर। बेचारी सारा दिन ऐसे ही अकेले उस खटिया पे बैठी रहती है। तुम तो यहाँ रोज आते हो भैया, तो तुम उनसे बात किया करो ना। बेचारी कैसे अकेले बैठी है, मुझे तो उन्हें देखकर उन पर तरस आ रहा है। आज अगर हमारी माँ होती तो ऐसे ही दिखती ना, लेकिन हम उन्हें बहुत प्यार करते, ऐसे धुतकारते नहीं। अचानक से गीता की ऐसी बातें सुनकर मधुर को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी माँ की याद सताने लगी और उसे एहसास हुआ कि पूरे टाइम तो ये बूढ़ी अम्मा उसके सामने थी, मगर उसने भी औरों की तरह उस पर ध्यान नहीं दिया। तुम ठीक ही कहती हो गीता, ये तो मैंने गलत किया। आगे से मैं अम्मा से रोज बात करूँगा। चलो, मेरा काम खत्म हो गया है। तो चलो पहले अम्मा से मिल लेते हैं, फिर घर चलेंगे। दोनों भाई बहन सेठ की बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं अम्मा, हम तो बस ऐसे ही आपके पास बैठने आए थे। मेरे पास तो कोई नहीं बैठता है। पर अब से मैं रोज आऊँगा अम्मा, और तुम मुझे अपनी कहानियाँ सुनाना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बुढ़िया ने प्यार से मधुर के सर पर हाथ फेरा और फिर क्या था, मधुर हर दिन अम्मा के साथ 10 मिनट जरूर बिताने लगा। एक दिन मधुर ने देखा कि बूढ़ी माँ ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी, पास में पानी तक नहीं था। मधुर से रहा नहीं गया। क्या हुआ माँ, तुम्हें पानी चाहिए क्या? हाँ बेटा, गला सूख रहा है। मैंने नौकर से कहा था कि पानी दे, मगर वो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी लाता हूँ। मधुर पानी ले आया। पानी पीकर बुढ़िया की आंखें भर आई। बहुत दिनों बाद उसे किसी ने माँ कहा था। माँ, आज क्या खाया आपने? कुछ नहीं बेटा, मन नहीं था और आज तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो मेरे साथ खा लो न माँ, मैंने भी अभी तक कुछ खाया नहीं है। चलो अब साथ में खाते हैं। मधुर घर से जो खाना लाया था उसी को अम्मा के सामने रख दिया। बूढ़ी माँ कांपते हाथों से रोटी तोड़ने लगी और अपने आंसू रोटी पर गिर गए। इतनी बड़ी हवेली है बेटा, कहने को 50 नौकर चाकर है, मगर मैं कितनी अकेली हूँ, कोई हाल तक नहीं पूछता है। और तू यहाँ काम करने आता है और मेरा इतना ध्यान रखता है। ये तो ऊपर वाले का खेल है माँ। मेरी माँ नहीं थी और इसलिए उन्होंने मुझे तुमसे मिला दिया। मधुर को सालों बाद अपनी माँ वापस मिल गई थी, लेकिन ये ज्यादा दिन की खुशियाँ नहीं थी। एक दिन सेठ अचानक गुस्से में बाहर आया। उसने देखा मधुर और गीता बुढ़िया के पास बैठे हैं और बुढ़िया खूब हंस रही थी। बस फिर क्या था, सेठ का गुस्सा फूट पड़ा। अरे ओ, तुम गरीब लोगों को यही काम सूझता है क्या? मेरी माँ बूढ़ी है, उसे बहलाते हो ताकि घर के राज पता चल जाए। तू यहाँ काम करने आता है या ये सब करने? अचानक से सेठ को ऐसे गुस्से में देखकर मधुर घबरा गया। असल में किसी नौकर ने जाकर सेठ को भड़काया था। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस माँ जी के पास थोड़ी देर बैठे थे, बाकी हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। चुप, मैं सब समझता हूँ। भीख मांगने वाले लोगों और चालाकी भी पूरी आती है तुम्हें।
तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को तो मुझे घर में काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। ये आप कैसी बातें कर रहे सेठ जी? हमारी भी इज्जत है, आप कुछ भी मत बोलिए। क्या क्या कहा तूने? 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी मजाल, मुझसे जबान लड़ा रही है। जब सेठ इतनी तेज चिल्लाया तो गीता डर के मारे पीछे हट गई। नहीं सेठ जी, हम तो बस अम्मा के पास बैठते थे, उन्हें अच्छा लगता था इसलिए। बस आज के बाद मेरी माँ के आसपास भी मत दिखना। और अभी क्या अभी मेरे घर से निकलो। सेठ ने गुस्से में उंगली दरवाजे की तरफ कर दी। निकलो यहाँ से, भिखारियों की जगह यहाँ नहीं है। गीता की आंखों में आंसू आ गए। मधुर का सिर झुक गया। चलो यहाँ से गीता, हमारा बहुत अपमान हो गया, अब और नहीं। अरे तू ये क्या कर रहा है बेटा? इन बच्चों पर क्यों बरस रहा है? तुझे किसने भड़काया है? रहने दो माँ, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम कुछ नहीं समझती। ये लोग ऐसे ही होते हैं। और तुम दोनों अभी तक खड़े क्यों हो? धक्के मार कर निकलवाएं क्या? बेचारे मधुर और गीता इतना अपमान सहने के बाद बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल आए और बुढ़िया ने सेठ को रो रो कर रोका, मगर वो नहीं रुका। सेठ के घर से बाहर आकर गीता रो पड़ी। भैया, हमने क्या गलत किया? हम गरीब है तो क्या हम पर ये कोई ऐसे ही इल्जाम लगाते जाएंगे? कुछ नहीं गीता, हमने कुछ गलत नहीं किया, और गरीब का तो प्यार भी लोगों को चाल लगता है। अब घर चलो, रोने से कोई फायदा नहीं, यहाँ हमारे आंसू भी लोगों को झूठे लगेंगे। एक हफ्ता बीत गया। काम से निकाले जाने के बाद मधुर और गीता के घर में पैसों की बहुत किल्लत हो गई। उनका चूल्हा ठंडा रहने लगा और दवा, राशन सब सोच समझ कर चलाना पड़ रहा था। एक दिन गीता परेशान होकर बोली, भैया, हमने क्या गलत किया? हम गरीब है तो क्या हम पर ये कोई ऐसे ही इल्जाम लगाते जाएंगे? ये तुम क्या कह रही हो गीता? क्या इसलिए मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम झाड़ू पोछा करो? अरे जब तक मैं जिंदा हूँ तू ये सब नहीं करेगी। तो फिर हम क्या करेंगे भैया? सेठ ने आपको जब से काम से निकाला है, हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। मधुर ये सब समझ रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वो बिना कुछ बोले ही सो गया और अगले दिन मधुर फिर से सेठ के घर पहुंचा। उसका सिर झुका हुआ था और हाथ जुड़े हुए थे। सेठ उसे देखकर हंस दिया। क्या हुआ, भीख लेने आ गए हो क्या? सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फिर से काम पर रख लीजिए। आगे से मैं आपके घर में आपकी कही हर बात मानूंगा। सेठ को भी मजदूरों की जरूरत थी और उसे पता था कि मधुर कितना मेहनती था। वैसे भी मधुर खुद वापस आया था और वो भी अपमान के बाद, इसीलिए सेठ का गुरूर शांत हो गया था। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ, मगर ध्यान रहे कि तुम मेरी माँ से बात नहीं करोगे, उनकी तरफ नजर भी नहीं उठाओगे, और दिमाग में रखो कि तुम सिर्फ मजदूर हो, इसलिए मजदूरों की तरह ही रहना, वरना अब की बार तो मैं तुम्हें गांव से बाहर फिकवा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं ये सब ध्यान रखूंगा। मधुर काम करने के लिए घर के अंदर गया और बुढ़िया सामने ही बैठी थी। वो मधु को देखकर चहक उठी। बेटा, तू वापस आ गया? बेटा, तू ठीक तो है ना? अपने वादे और सेठ के डर की वजह से मधुर ने बुढ़िया से नजरें फेर ली और चुपचाप काम करने चला गया। ये देखकर बुढ़िया को भी बहुत दुख हुआ। बेचारी बुढ़िया रोज रास्ता देखती कि मधुर उसके पास आकर बैठेगा, लेकिन सेठ के डर से मधुर उसके पास नहीं आता। मधुर को अपने सामने से बिना बोले जाते देखकर बुढ़िया की आंखें भर आती थी। भैया, आप फिर से वहाँ काम करने क्यों जा रहे हैं? वहाँ हमारा कितना अपमान हुआ था। मेरी मजबूरी है गीता, कहीं और काम नहीं मिल रहा है। अब हम भूखे तो नहीं मर सकते हैं, और अपमान तो मैं फिर भी सह गया हूँ, लेकिन रोज माँ के बगल से बिना उनसे बात किए निकलने में मेरी जान जाती है। भैया, इस बात का तो मुझे भी बहुत अफसोस है, मगर अब दोबारा अगर आपने माँ से बात की तो सेठ हमें छोड़ेगा नहीं। बस इसीलिए तो चुप हो गीता। बेचारे अनाथ भाई बहन को एक बार फिर से माँ मिली थी, जो सेठ की क्रूरता ने उनसे छीन ली। फिर एक रात की बात है जब अचानक सेठ के घर में आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई।
आग आग आग, भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। सारे नौकर चिल्लाते हुए घर से बाहर भागे और सेठ भी डर के मारे बाहर आ गए। सब बाहर आ जाओ और जल्दी जल्दी पानी की बाल्टियां भर कर लाओ। ये खबर गांव में फैल गई और मधुर भी गीता के साथ भागा भागा आया। क्या हुआ सेठ जी? अंधा है क्या? नजर नहीं आ रहा है कि आग लगी है? अचानक से सेठ को याद आया कि उसकी माँ तो अंदर ही रह गई। वो जमीन पर सर पकड़ कर बैठ गया और रोने लगा। नहीं नहीं अम्मा, अरे कोई मेरी अम्मा को बचाओ, अंदर बहुत आग फैली हुई है, मेरी अम्मा मर जाएगी। सेठ चीख चीख कर रो रहा था, लेकिन सेठ के साथ साथ किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मधुर बिना कुछ सोचे समझे आग के अंदर कूद गया। भैया रुको, कहाँ जा रहे हो भैया? अरे पागल, मर जाएगा, कोई रोको उसे। सभी लोग मधुर की इस हरकत को देखकर हैरान रह गए और गीता को सदमे से चक्कर आने लगे। कोई मेरे भाई को बचाओ, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, कोई तो बचाओ। सबको लगा था कि अब मधुर कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन कुछ देर बाद मधुर बाहर निकला और उसकी गोद में बुढ़िया अम्मा थी। दोनों आग में बुरी तरह झुलसे हुए थे। अम्मा, तुम ठीक हो अम्मा? मेरा बेटा आ गया था मुझे बचाने, वरना आज तो मैं मर जाती। अचानक से सेठ का घमंड चूर चूर हो गया और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ जोड़कर मधुर से उसने माफी मांगी। मुझे माफ कर दे मधुर, मैं घमंड में अंधा हो गया था। मुझे लगा कि एक नौकर कैसे मेरी माँ को अपनी माँ कहता है, और इसीलिए मैंने तुझे अपमानित किया। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं सेठ जी, मैंने आपको माफ किया। और गीता, एक बार हमारी माँ आग में जलकर मर गई थी, अब दूसरी बार मैं किसी माँ को नहीं मरने दे सकता था, इसीलिए मैं उन्हें बचाने गया था। मधुर की ये बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। मधुर और अम्मा को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों कुछ दिन बाद ठीक हो गए। अब सेठ ने मधुर को 2 गुनी पगार पर घर में रख लिया और वो ज्यादातर समय अम्मा यानी कि अपनी माँ के साथ ही बिताता था। गीता और मधुर को उनकी माँ वापस मिल गई।